नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में आपका मैं मंजू शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो कल प्रकरण पढ़ रहे थे कक्षा 8 का उद्योग, उसमें हमने उद्योगों का वर्गीकरण में हमने उसके जो 3 प्रकार हमने पढ़े थे। पहला था कच्चे माल के आधार पर, दूसरा हमने आकार के आधार पर और तीसरा हमने देखा था स्वामित्व के आधार पर। उनके वर्णन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे जो उद्योगों को अवस्थित करने वाले जो कारक हैं, प्रमुख कारक हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखें उद्योगों को या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? यदि हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं, प्रभावित करने वाले मान लो ये क्या है, कारक है, ठीक है। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको हम कह सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहले कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में। दूसरा यदि हम देखें तो पूंजी। तीसरा यदि हम देखें श्रम, बाजार, जल। इसके बाद यदि हम देखें कारक विद्युत, सभी से प्रभावित होते हैं ये। इसके बाद भूमि, परिवहन, संचार, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, जो उद्योगों की अवस्थित जो स्थिति है उनको प्रभावित करने वाले कारक। यानी ये सारे कारक आवश्यक होते हैं। कच्चा माल चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, जो भूमि की आवश्यकता होती है, विद्युत की भी आवश्यकता होती है, परिवहन और संचार के साधनों की हमें आवश्यकता होती है। तो यदि आपकी ये प्रश्न आप बनता है कि उद्योगों को जो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो ये हमारी जो है इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब यदि हम देखते हैं कि उद्योग हैं, उद्योगों के बारे में यदि देख रहे हैं तो उद्योग वही उनका जो केंद्र होता है, यानी वहीं पर स्थित होते हैं जहां पर क्या होता है, ये सभी इनमें से कुछ कारक या सारे के सारे कारक वहां उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो वहीं पर वो उद्योग केंद्र वो स्थापित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि वहां पर जो आसानी से, और वहीं पर ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे यदि आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं कारक, तो वहीं पर उद्योग है वो स्थापित किए जाते हैं। प्राय हम देखते हैं जो नगरों और शहरों में जो औद्योगिकरण का विकास अधिक होता है। कभी कभी सरकार क्या करती है, जो कम परिवहन लागत या जो कम जो विद्युत है उसके आधार उनको प्रोत्साहन करती है, जिसके कारण जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनमें भी क्या कर सकते हैं, उद्योग धंधों को हम स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद इस कार्य के बाद देखते हैं हमारा औद्योगिक तंत्र, ठीक है। औद्योगिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। अब औद्योगिक तंत्र क्या होता है? औद्योगिक तंत्र के बारे में देखते हैं। अब औद्योगिक तंत्र के भी हम इसको 3 भाग में हम बांट सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा ये उद्योग किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ये होता है और इसका अंतिम तक पहुंचते हैं, वहां तक इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी उद्योग धंधा शुरू करने से पहले निवेश करना होता है। उसके बाद इसकी जो प्रक्रम स्थिति, और तीसरी यदि हम देखें तो बनती है आपकी निर्गत। ये स्थिति ये तीनों में होती है। अब यदि हम देखें तीनों का किस तरह से, यदि हम देखें कि निवेश में क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले हम निवेश की बात करते हैं। तो निवेश करने के पहले यदि हम उद्योग स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? कच्चा माल चाहिए,
श्रम चाहिए, श्रम की आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं जो भूमिगत लागत, जल चाहिए, परिवहन चाहिए, परिवहन के साधन जो चाहिए, वह अन्य हम कह सकते हैं अवसंरचनाएं, अवसंरचना शामिल होती है इसमें। इसमें जब हम निवेश की बात करें, यानी अब हम यहाँ पर किसकी बात करें, सबसे पहला हमारा जो है निवेश, उसके बारे में देख रहे हैं। तो इसमें निवेश, कच्चा माल चाहिए, श्रम है, भूमिगत लागत है, परिवहन है, जो हमारे विद्युत है, जल है, अन्य यानी और भी अन्य जो अवसंरचना इसमें शामिल होती है। प्रक्रम में क्या होता है, प्रक्रम के बारे में देखते हैं। प्रक्रम में वे कई प्रकार के क्रियाकलाप, कई प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। वे कई प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं जो कच्चे माल को क्या करते हैं, परिष्कृत कर देते हैं। इसमें पक्के माल में कर देते हैं। यानी हम देखते हैं ये जो हमारे पास जो कच्चा माल आता है उसको किसमें हम प्रकरण यानी प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया में आते हैं, तो इसका परिष्करण यहाँ पर होता है। तीसरा यदि हम देखें तो ये अंतिम उत्पाद तक हम पहुंचते हैं, ये अंतिम उत्पाद है। इससे क्या होती है, आय अर्जित होती है, आय है वो अर्जित होती है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जो इस तरह से जो हमारे जो उद्योग हैं वो स्थापित किए जाते हैं। सबसे पहले निवेश की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, उसके बाद प्रक्रम, उसके बाद है निर्गित। यानी सबसे पहले जो कच्चा माल है, श्रम है, सारे के सारे जो ये इसमें निवेश के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद ये जो अगली जो हमारी जो प्रक्रिया आती है वो है जो कच्चे माल को हम क्या कर सकते हैं, इसमें परिष्कृत किया जाता है और यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें ये तैयार माल हमें प्राप्त होता है। यदि हम इसका एक उदाहरण देखें, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे सूती वस्त्र के संदर्भ में समझें। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हमने वृहत उद्योग का देखा, यानी सबसे बड़ा जो उद्योग है तो वो होता है। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में हम सबसे पहले निवेश के बारे में देखें तो मान लो जैसे हमें जैसे कपास की खेती होती है, तो कपास क्या है, कच्चा माल है, और वहां पर इसके बाद फिर हमें इसमें क्या चाहिए, श्रम की भी आवश्यकता होती है, लागत की भी आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर क्या कच्चा माल होता है। यहाँ से फिर ये दूसरी जो प्रक्रिया में आते हैं हम प्रक्रम में, तो प्रक्रम में क्या होता है, इस जो कच्चा माल को क्या होता है, हमने देखा परिष्कृत कर दिया इसको, तो परिष्कृत करने के बाद में इसकी क्या होती है, रंगाई होती है, इसकी जो छपाई होती है, ठीक है, रंगाई है, कटाई है, बुनाई है, छपाई होती है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया से ये गुजरता है और उसके बाद में अंतिम उत्पाद के रूप में जैसे जैसे हम जो देखते हैं, जैसे हमारा जो शर्ट बनता है या जो सूती वस्त्र जब तैयार हो जाता है, यानी जैसे मान लो आप जो शर्ट पहनते हैं तो वो तैयार हमें जो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी पूरा का पूरा जो अंतिम उत्पाद हम इसको कह सकते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, जो तैयार जो माल है वो हमें प्राप्त यहाँ पर होता है। यानी हम जो भी कपड़े जो पहनते हैं, जो सूती वस्त्र से जो जिस प्रक्रिया से गुजरता है, देखो सबसे पहले कपास मान लो, तो कपास क्या हो गया, सूती जो कच्चा माल है, तो इसके लिए सबसे श्रम की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमें उत्पाद इनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद ये जो प्रक्रम यानी जो आता है, ये फैक्ट्री में, कारखानों में जब आता है तो इसकी प्रक्रिया चालू होती है, रंगाई होती है, इसकी कटाई होती है, बुनाई होती है, उसके बाद छपाई होती है, और उसके बाद इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये निर्गत में यानी अंतिम उत्पाद के रूप में हमें ये तैयार माल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये औद्योगिक तंत्र का ये जो है तंत्र ये चालू रहता है। इस प्रकार ये उद्योग धंधों में ये स्थापित किया जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। अगला है हमारा
औद्योगिक प्रदेश यानी हमने उद्योगों के बारे में देखा, वर्गीकरण किया, फिर उद्योग तंत्र किस तरह से स्थापित किए जाते हैं, निवेश होता है, फिर प्रक्रम की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद हमें जो तैयार माल निर्गत है, जो तैयार माल या उत्पाद हमें जो प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम औद्योगिक प्रदेश देखें, कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं, कहाँ ये औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक प्रदेश के रूप में यदि हम देखें तो इसका विकास तभी होता है जब कई तरह के उद्योग, यानी औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब बहुत सारे या कई प्रकार के जो उद्योग हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट होते हैं, और वे ये जो लाभ होता है वे एक दूसरे के निकटता के कारण जो लाभ है वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं, तो वो होते हैं आसपास के जो औद्योगिक प्रदेश। प्रदेश की विशेषता है कि कहाँ पर यानी कई प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं तो वो वहां पर क्या होते हैं, एक साथ जो होते हैं और आपस में उनमें जो है वो निकटता भी बनी रहती है। और कहाँ कहाँ होता है यदि रूप से देखें तो प्रमुख कहाँ औद्योगिक जो प्रदेश है वो यदि देखें, प्रदेश कहाँ कहाँ होते हैं विश्व के संदर्भ में बात करें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या हम देखें तो जो समुद्री पत्तनों हैं उनके समीप, यानी ये क्या है औद्योगिक प्रदेश, यानी इन प्रदेशों में क्या होते हैं, ये इन स्थानों पे क्या होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है या जो काम करते हैं कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित किए जाते हैं। या हम देखते हैं विशेष तौर पर बात करें, विशेष तौर पर यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो कोयला के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास, कोयला क्षेत्र के आसपास ये हमें मिलेंगे, यानी वो स्थान जहाँ शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा जो जैसे लोहा है, खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, या समुद्री पत्तनों के समीप, या जहाँ पर जो कोयला के जो क्षेत्र होते हैं उनके निकट ये हमें प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रदेश हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यदि भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, तो भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं तो हम बात करते हैं यदि सबसे पहले जैसे तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, उसके बाद विशाखापट्टनम और गुंटूर प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश। इस तरह से ये हमारे कुछ जो हैं वो हैं, जैसे बेंगलोर है, मुंबई, पुणे, प्रदेश, ये इसमें हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से। तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, साउथ में जाए तो तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल हुगली है, दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ का, और उसके बाद विशाखापट्टनम और गुंटूर प्रदेश है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा गुजरात में, बेंगलोर है और मुंबई, पुणे जो है, ये सारे के सारे जो भारत के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के रूप में हम देख सकते हैं। ये भारत के प्रमुख औद्योगिक यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, वो जो उद्योग धंधे वहां भी यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। हमने देखा था जब हम कारक पढ़ रहे थे तो भारत के जो उद्योग धंधे कहाँ स्थापित किए जाते हैं, वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ वो सब प्रकार के जो हमें कारक है या तो उनमें से कुछ या सभी कारक उपलब्ध होते हैं, आसानी से जो उपलब्ध हो जाते हैं,
तो वहां पर क्या होते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो ये कुछ जो प्रमुख रूप से जो प्रदेश है हमारे, जो राज्यों की जो जगह है जहाँ पर प्रमुख रूप से जो है उद्योग धंधे वो स्थापित किए गए हैं। अब हम देखते हैं उद्योग धंधों के बारे में हमने देखा। तो अब जो है उद्योग, कई बार क्या होता है कि औद्योगिक प्रदेशों में क्या होता है, जहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं वहां पर कुछ औद्योगिक विपदाएं भी हमारे सामने आती हैं। यानी बहुत सारी हम जो कई बार सुनते हैं औद्योगिक विपदा होती है, तो क्या कैसे होती है औद्योगिक विपदा, तो कई बार हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। औद्योगिक विपदा ये क्या होती है, औद्योगिक विपदा के बारे में देखें। कई बार क्या होता है, जब ये औद्योगिक जो जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगे हैं वहां पर उद्योग धंधे, जहाँ मान लो कल कारखाने फैक्ट्रियां जहाँ लगी हुई है, तो वहां पर कुछ वहां की जो तंत्र है इसकी विफलता के कारण या कुछ ऐसे जो कारण हो जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं वहां पर ये विफलता आती है। जैसे यदि हम बात करें, हम भारत के संदर्भ में ही यदि हम बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जो औद्योगिक विपदा कब आई थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम उद्योग उसकी देखते हैं, भारत में एक शहर है भोपाल, जो मध्य प्रदेश का जो शहर है भोपाल, कई बार क्वेश्चन आता है। तो भोपाल शहर में क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को, ध्यान रखना 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे, टाइम भी आपका है। वहां पर क्या हुआ था, एक यूनियन, ध्यान देना कई बार प्रश्न आता है, यूनियन कार्बाइड कारखाना था। कारखाने से कौन सी गैस का रिसाव हुआ देखते हैं। एक तो ध्यान रखना हाइड्रोजन साइनाइड तथा इसके साथ प्रतिक्रियाशील अन्य उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली गैस थी, एक सबसे ज्यादा विषैली, जिससे बहुत ज्यादा जो लोगों की जो मृत्यु हुई थी, अत्यंत विषैली कौन सी गैस, ध्यान देना मिथाइल आइसोसाइनेट, ये ध्यान देना, ये सबसे जो विषैली गैस है उस गैस का रिसाव हुआ था। ध्यान देना इस गैस का रिसाव हुआ था, यानी 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे भोपाल का शहर, वहां पर एक जो कारखाना था यूनियन कार्बाइड कारखाना, उससे क्या हुआ था, एक गैस थी हाइड्रोजन साइनाइड, उसके साथ साथ जो अन्य प्रतिक्रियाशील थे, जो ज्वलनशील पदार्थ, उनके साथ जो सबसे ज्यादा जो विषैली गैस है वहां पर जो है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, वो विषैली गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। उस गैस का वहां पर रिसाव हुआ था, और उस गैस के रिसाव इतनी थी, रिसाव की जो जहरीली थी कि वहां पर यदि हम बात करें तो सरकारी, यानी जब हम बात करें थे 1984 की, और 1989 में क्या हुआ था, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो है 35,598 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो गैस थी, हमने देखा था विषैली गैस, ध्यान रखना कई बार प्रश्न आता है इसका, जो जहरीली गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये इतनी जो हम कह सकते हैं इतनी जो जहरीली गैस थी कि यदि हम 1989 में रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट, इस सरकारी रिपोर्ट में आंकड़े आए थे कि उस जो त्रासदी
598 जो है वो व्यक्ति या हम कह सकते हैं मारे गए थे इसमें। ये सरकारी रिपोर्ट उस समय आई थी। तो 35,598 व्यक्ति उस जो जहरीली गैस के हिसाब से जो गैस का रिसाव हुआ था उनमें वो मारे गए थे, और हजारों लोग जो बच गए थे, यानी उस समय जब बच भी गए थे जो लोग, वो आज भी क्या है, जो अनेक विकृतियों से वो है वहां पर, ये इसमें उनमें अनेक विकृतियां मौजूद हैं। जैसे किसी में अंधापन है, किसी की आंखें चली गई, किसी की जो आंख से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, श्वास से संबंधित ये बीमारियां वहां पर उन लोगों को हो गई जो उनके साथ आज भी मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं कई बार बहुत जो बड़ी विपदा यहाँ पर औद्योगिक विपदा भी यहाँ पर आती है। यानी ये भारत के संदर्भ में बात करें तो ये पूरे विश्व की सबसे अधिक हम कह सकते हैं भयावह या त्रासदीपूर्ण जो है औद्योगिक विपदा आई थी, जो हमारे कब आई थी, 30 दिसंबर 1984 को, जिसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कई बार भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को, जो अब तक की सबसे बड़ी जो है त्रासदी, प्रौद्योगिकी त्रासदी हम इसको मान सकते हैं। तो इसके लिए कितने हम देखते हैं कितने हजारों जो व्यक्ति इसमें मारे गए थे, और हजारों व्यक्ति जो बच भी गए थे वो भी आज अनेक विकृतियों से यहाँ से उनमें अनेक विकृतियां मौजूद हैं। अब हम देखते हैं इनको जो जोखिम भरे हैं, जो इनके हम उपाय कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो जोखिम कम करने के उपाय, यानी विपदा आती है तो इनके लिए कम करने के उपाय हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। कई बार हमने देखा कि वो जो हमारे जो तंत्र है उनकी विफलता के कारण, जो अन्य जो कारण होते हैं जिनके कारण औद्योगिक विपदा आती है, तो इस जोखिम को कम करने के क्या उपाय हैं वो देखते हैं। जोखिम कम करने के उपाय, अब जोखिम कम करने के उपाय यदि हम देखें, सबसे पहले तो यदि हम देखें तो जो घने जो क्षेत्र हैं, आबादी वाले क्षेत्र, घने आबादी वाले क्षेत्र हैं, वो क्या होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र से दूर होने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र से दूर होने चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात है, जहां पर आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। यानी जहां पर भी उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कल कारखाने लगाए जाते हैं तो वहां पर जहां आबादी वाले वहां नहीं होके, जहां उस जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर कहीं पर इसे जो है वो उद्योग धंधे वो स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरे यदि हम बात करें तो अग्निशमन की व्यवस्था उन्नत की जानी चाहिए। यानी कहीं पर मान लो आग लगने की जो समस्या यदि हो तो वहां पर हर उद्योग धंधों के अग्निशमन की व्यवस्था भी उन्नत की जानी चाहिए। इससे हम अपना जोखिम वो कम कर सकते हैं। भाई जोखिम नहीं रहेगा आग लगने का तो वो कारण भी होना चाहिए। उसके बाद यदि हम अगला देखें तो वो है हमारा जो विषैले पदार्थों के जो भंडारण की जो क्षमता है, विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थों की भंडारण सीमा, भंडारण की जो क्षमता है, सीमा होनी चाहिए, उसकी सीमा होनी चाहिए। यानी मान लो जहां पर विषैले पदार्थ भी, जैसे हमने देखा था यूनान जो कार्बाइड गैस से रिसाव हुआ, तो इस प्रकार जो विषैले जहां पर पदार्थ जो उद्योग धंधे लगे हैं वहां पर क्या होना चाहिए, उनके जो भंडारण की जो क्षमता उसकी सीमा होनी चाहिए कि इतनी सीमा तक वहां पर इसका भंडारण किया जा सकता है, यानी रखा जा सकता है, उससे ज्यादा इसको वहां पर नहीं रखना चाहिए। और भी जैसे यदि हम बात करें तो जैसे घने यानी जो आसपास उद्योग धंधों के आसपास रहने वाले लोग, यानी हम देखते हैं कई बार ज्यादा घनी आबादी में तो वहां पर हम उद्योग धंधे के लिए हम मना कर रहे नहीं होते,
लेकिन ये वहाँ जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं वहाँ भी आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग रहते हैं, तो कुछ आबादी, ज्यादा आबादी नहीं होती, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए कि वहां के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी यदि मान लो दुर्घटना की स्थिति बनती है तो उनको उस स्थिति का पहले से ही अंदाजा लगा के वहां से निकलना चाहिए, या फिर जो है आसपास तो उनका जो कौन कौन से जो पदार्थ हैं यहाँ पर तो उनके बारे में ये हमें जो आसपास के कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए गए हैं तो उनके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस पे जो है हमारे सामने जो आने वाली जो औद्योगिक विपदा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आज हमने देखा था उद्योग में हमने जो सबसे पहले हमने जो आज हमारा जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक देखे हैं जिनसे क्या होता है, फिर उसके बाद हम औद्योगिक तंत्र किस प्रकार जो उद्योग धंधे वो स्थापित किए जाते हैं, सबसे पहले निवेश किया जाता है, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है उद्योग धंधों में यानी फैक्ट्रियों में, और उसके बाद हमें निर्गत यानी उत्पाद के रूप में हमें तैयार माल हमें प्राप्त होता है, यानी जो बाजार में जो पर्याप्त जो तैयार माल हमें मिलता है। हमने सूती वस्त्र के संदर्भ में देखा था, जैसे कपास एक कच्चा माल है, फिर वो प्रक्रम के रंगाई छपाई होती है, उसके बाद हमें तैयार जो माल वो हमें निर्गत के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद हमने जो प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रदेश देखे थे, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी देखे थे। उससे पहले एक प्रश्न भी बनता है कि जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, तो शीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्रों में और समुद्री पत्तनों के समीप, और खासकर जहाँ पर कोयले का नाम आए यदि ध्यान में आप रखना, कोयला का जहाँ क्षेत्र स्थापित हो यानी जहाँ पर कोयला निकलता है वहां उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं, क्योंकि हमने देखा था उद्योग धंधे भी वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर ये सारे के सारे जो है कारक हैं वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद हमने जो औद्योगिक विपदा यानी सबसे ज्यादा जो भारत की या हम कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो भयावह त्रासदी हमने देखी थी जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए थे, औद्योगिक विपदा। उसके बाद जोखिम कम करने के हमने उपाय देखे। कल हम जो देखेंगे वो हमारे जो प्रमुख जो उद्योग हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग हैं, यानी उद्योगों का वितरण देखेंगे किस प्रकार है। तो सबसे प्रमुख रूप से हम लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, तो इनको एक बार आप देखना और समझना। तब तक के लिए नमस्कार।